कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जहां सोना सिर्फ खानों में नहीं बल्कि ज्ञान में चमकता था, जहां विश्वविद्यालयों में दुनिया पढ़ने आती थी, जहां सम्राट तलवार भी चलाता था और वीणा भी। यह कहानी है उस युग की जिसे इतिहासकार भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। यह कहानी है गुप्त वंश की। तीसरी सदी ईस्वी कुषाण साम्राज्य का पतन हो चुका था। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा था। राजनीतिक अस्थिरता, सीमाओं पर खतरे, और जनता को चाहिए था एक मजबूत नेतृत्व। और तभी मगध की धरती पर एक नाम उभरता है। लगभग 240 ईस्वी श्रीगुप्त ने एक छोटे राज्य की नींव रखी। उनके बाद आए घटोत्कच। लेकिन असली परिवर्तन हुआ 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। यह सिर्फ विवाह नहीं था, यह था सत्ता का विस्तार। और यहीं से शुरू हुआ गुप्त संवत। 335 ईस्वी सिंहासन पर बैठते हैं समुद्रगुप्त। उनकी विजय गाथा दर्ज है प्रयाग प्रशस्ति में। 9 उत्तर भारतीय राजाओं को हराया, 12 दक्षिणी राज्यों पर विजय। नेपाल और असम ने अधीनता स्वीकार की, लेकिन उन्होंने दक्षिण के राज्यों को वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य था प्रभुत्व, न कि प्रत्यक्ष शासन। और यही उन्हें महान बनाता है। विक्रमादित्य का स्वर्ण का 375 ईस्वी सिंहासन पर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। 389-409 ईस्वी के बीच उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों शकों को हराया। गुजरात और मालवा गुप्त साम्राज्य में शामिल हुए। समुद्री व्यापार बढ़ा। उनके दरबार में थे नवरत्न, सबसे प्रसिद्ध कालिदास। संस्कृत साहित्य अपने शिखर पर था। अजंता की गुफाएं कला का चमत्कार बन चुकी थीं। यही था असली स्वर्ण युग। 476 ईस्वी महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को बताया पृथ्वी घूमती है। शून्य की अवधारणा विकसित हुई। दशमलव पद्धति का विकास हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का विश्व केंद्र बन चुका था। 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया, लेकिन युद्धों ने खजाना खाली कर दिया। आर्थिक संकट बढ़ा। 5वीं सदी के अंत तक हूणों ने उत्तर भारत में प्रवेश कर लिया और 550 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य कई छोटे राज्यों में बंट गया। भावनाओं तक चमकने वाला यह स्वर्ण युग समाप्त। यह भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।